आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए मायोइनोसिटॉल के इस्तेमाल से जुड़े लेटेस्ट क्लिनिकल डेटा का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम बुनियादी बातों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि सीधे इसके पीछे के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और उपलब्ध ठोस सबूतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम पीसीओएस की चुनौती को समझेंगे, फिर इनोसिटॉल का मैकेनिज्म, इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स, सेफ्टी और आखिर में सही डोजेज क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, पीसीओएस की चुनौती। आंकड़े बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव उम्र की लगभग 20% महिलाएं पीसीओएस से जूझ रही हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ओव्यूलेशन की कमी से लेकर वजन बढ़ने और मुहासों तक आखिर कौन सा सेल्यूलर मैकेनिज्म इतने अलग-अलग और परेशान करने वाले लक्षणों को आपस में जोड़ता है। मेडिकल साइंस में इसे रॉटरडैम क्राइटेरिया के जरिए डायग्नोज किया जाता है। इसके तहत 3 चीजें देखी जाती हैं: ओव्यूलेशन में दिक्कत, एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन की अधिकता और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। अगर इनमें से 2 भी मौजूद हैं तो इसे पीसीओएस माना जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ बाहर दिखने वाले लक्षण हैं। इसके पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा है। यहाँ मेन विलन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन कोशिकाएं से ठीक से पहचान नहीं पा रही हैं। नतीजा, शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये टीलोमेयर शॉर्टनिंग जैसे जेनेटिक फैक्टर्स से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भाग 2, इनोसिटॉल का तंत्र। अब देखते हैं कि इनोसिटॉल यहाँ कैसे काम करता है। देखिए, मेटफॉर्मिन जैसी पारंपरिक दवाएं अक्सर पेट खराब कर देती हैं। इसीलिए रिसर्चर्स ने इनोसिटॉल की तरफ रुख किया। ये विटामिन बी परिवार का ही एक हिस्सा है और हमारे शरीर में एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। आसान भाषा में समझें तो ये कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन का मैसेज पहुंचाने वाले उस खराब नेटवर्क की सीधे मरम्मत कर देता है। अब यहाँ 2 मुख्य इनोसिटॉल हैं और दोनों का काम एकदम बटा हुआ है। मायोइनोसिटॉल का काम है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना और टेस्टोस्टेरोन को नीचे लाना। दूसरी तरफ डीकायरोइनोसिटॉल का फोकस सीधा ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी को सपोर्ट करने पर होता है। दोनों की अपनी अपनी बहुत अहमियत है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है इनका सटीक अनुपात। क्लिनिकल साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 40 भाग मायोइनोसिटॉल और 1 भाग डीकायरोइनोसिटॉल, जी हां, 40:1 का ये रेशो मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव बैलेंस को वापस लाने के लिए सबसे परफेक्ट और ऑप्टिमल है। भाग 3, नैदानिक परिणाम और प्रभावशीलता। चलिए थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड क्लिनिकल डेटा क्या कहता है। युवा महिलाओं पर 6 महीने तक हुए एक ट्रायल के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। एवरेज बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स बेसलाइन 27.03 से गिरकर 25.59 पर आ गया। ये सिर्फ वजन कम होना नहीं है, ये अंदरूनी मेटाबॉलिज्म के ठीक होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। और बात अगर मासिक धर्म चक्र की करें तो ओलिगोमेनोरिया यानी कम या अनियमित पीरियड्स की समस्या 39% से तेजी से गिरकर 23% रह गई। वहीं रेगुलर साइकिल्स 57% से जंप करके 73% तक पहुंच गए। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक शानदार रिकवरी है। इन शानदार नतीजों के पीछे बहुत गहरे हार्मोनल बदलाव हैं। 12 हफ्तों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्तर 96.6 से गिरकर 43.3 पर आ गया, आधे से भी कम। प्रोजेस्टेरोन और फास्टिंग इंसुलिन के मार्करों में भी बड़ा सुधार दिखा। और सबसे कमाल का आंकड़ा, 6 महीने के भीतर 88% पेशेंट्स में ओव्यूलेशन फंक्शन पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। भाग 4, सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स। रिजल्ट्स तो बेहतरीन हैं, लेकिन क्या इसे लेना पूरी तरह से सुरक्षित है? क्लिनिकल ट्रायल्स का दस्तावेजीकरण बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि अलग-अलग ट्रायल्स में दर्ज किए गए एडवर्स इवेंट्स यानी साइड इफेक्ट्स सच में ना के बराबर थे। रिसर्चर्स ने इसे एक्सट्रीम लेवल पर भी टेस्ट किया, रोजाना 12 ग्राम तक की हैवी डोज देकर। तब भी लोगों को सिर्फ हल्की मतली या पेट की गड़बड़ी महसूस हुई। और सबसे आश्वस्त करने वाली बात यह रही कि डोज बढ़ाने पर भी साइड इफेक्ट्स की गंभीरता बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो इस पूरी सुरक्षा समीक्षा का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मानकीकृत नैदानिक खुराक है यानी 4 ग्राम प्रतिदिन, वो पूरी तरह से 100% साइड इफेक्ट से मुक्त है। पारंपरिक दवाओं की तुलना में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। भाग 5,
अनुशंसित खुराक दिशा निर्देश, सेफ्टी भी क्लियर है। तो अब समझते हैं कि क्लिनिकल साहित्य इसे लेने का सही तरीका क्या बताता है। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल काफ़ी सिंपल है। 2 ग्राम मायोइनोसिटॉल के साथ 200 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड मिलाकर लें। इसे दिन में 2 बार लेना है, मतलब पूरे दिन में कुल 4 ग्राम मायोइनोसिटॉल और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। और हाँ, शरीर की सही प्रतिक्रिया देखने के लिए इसे 2 से 6 महीने तक लगातार लेना जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, मायो और डी कायरो को एक ही समझ लेना। याद रखिए, मायोइनोसिटॉल ही सबसे ज्यादा स्टडी किया गया और रेकमेंडेड फॉर्म है। डी कायरो बिल्कुल अलग है और अगर वो अकेले इस्तेमाल किया जाए तो उसकी डोज दिन में सिर्फ 1 ग्राम होती है। इन्हें कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ला खड़ी करती है। जिस तरह क्लिनिकल डेटा मायोइनोसिटॉल जैसे सेल्यूलर मैसेंजर्स के शानदार फायदों पर मोहर लगा रहा है, क्या बिना दवाइयों वाले ये प्रभावी और सुरक्षित तरीके भविष्य में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को मैनेज करने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देंगे? ये वाकई एक गहरा सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।